कुछ दोस्त अचानक से एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने अलावा कोई नहीं दिखता। ये इस कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो इसको समझने के लिए आपको उन दोनों पार्ट्स को पहले देखना होगा। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही में उन दोनों पार्ट को आप मेरे चैनल पर से जाकर भी देख सकते हो। अब क्योंकि रिजॉर्ट ही एक गेमिंग अरीना बन चुका था, इसीलिए सब लोगों को पता चल जाता है। सभी लोग हॉल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें से कोई भी रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकल सकता। इन्हें बाहर निकलने के लिए पहले गेम को जीतना होगा। गेम जीतने के लिए इन्हें 2 घंटे दिए जाते हैं। इस गेम के अंदर एक लड़की को जान से मार दिया गया था और उन सभी का काम था उस इंसान को ढूंढना जिसने उस लड़की को मारा है। इस गेम को जीतने के लिए उन सभी को कातिल को पकड़कर बदले की आग में जलाना होगा। अगर कातिल बदले की आग में जल जाता है तो सभी गेम जीत जाएंगे और रिजॉर्ट से बाहर निकल सकते हैं। अब हॉल के अंदर सभी को उस कातिल को ढूंढना था, इसीलिए सभी को एक दूसरे के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन तभी सभी के बीच नायोमी आती है। नायोमी को आप जानते हो, यही रिजॉर्ट की डॉक्टर है। साथ ही में इसने पिछले पार्ट में टोपी वाला की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, जिसके अंदर से उसे एक गोली मिली थी। यानी कि टोपी वाला किसी गेम खेलते वक्त नहीं मारा गया था, बल्कि उसे मारने वाला रिजॉर्ट के अंदर ही है। नायोमी सीधा सीधा बोल देती है ये काम अगूनी का है, क्योंकि टोपी वाला की बॉडी के अंदर से 0.5 mm की गोली मिली है और यही गोली अगूनी भी चलाता है। तभी अगूनी बीच में आता है और वो बोलता है इस टाइम ये जरूरी नहीं है कि टोपी वाला को किसने मारा। अभी के लिए उन्हें गेम जीतना जरूरी है, वरना एक की जान के चक्कर में सभी की जान चली जाएगी। अब टोपी वाला सीधे सीधे अपने आदमियों से बोल देता है तुम्हें जिसके ऊपर भी शक हो उसे मार कर आग में जला दो, चाहे इसके लिए उन्हें रिजॉर्ट के सारे ही इंसानों को क्यों न मारना पड़े। अगर कातिल खुद कबूल कर लेता है तो रिजॉर्ट के काफी लोग बच जाएंगे। अगूनी के आदमियों को जिस पर भी शक होता है वो सभी को मारकर आग में फेंकने लगते हैं, लेकिन अभी तक भी वो गेम बंद नहीं हुआ था, यानी कातिल अभी भी नहीं जला था। दूसरी साइड ओसागी किसी तरीके से बच चुकी थी, लेकिन आरिसु को अभी भी रिजॉर्ट के अंदर कहीं बंद किया हुआ था। ओसागी एक और फोन को उठा लेती है ताकि वो उस फोन को आरिसु को दे दे और उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसके लिए ओसागी का 2 लड़के और साथ देते हैं और साथ ही में नायोमी भी अब उन्हीं की साइड थी। दूसरी साइड शिंतारो और कुइना कैमरा रूम के अंदर थे। वो कैमरास की सारी रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि उस लड़की का कत्ल किसने किया है। लेकिन उन्हें कैमरे के अंदर कुछ नहीं मिलता क्योंकि उस क्लिप को डिलीट कर दिया गया था। वहीं अगूनी के आदमी अब बार बार लाशों को उठाकर आग में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें होटल के अंदर इंसानों को मारना पड़ रहा था और बाहर लाकर उन्हें आग में डालना था। ये काम काफी मुश्किल था, इसीलिए वो स्नाइपर लेकर छत पर बैठ जाता है और जितने भी लोग बाहर आते जाते हैं वो सभी को शूट कर करके मारता जाता है। दूसरी साइड नायोमी उस चाकू को उठा लाई थी जिस चाकू से उस लड़की की हत्या की गई थी, ताकि वो उस चाकू पर फिंगरप्रिंट देखकर उस कातिल का पता लगा सके। तभी वहां कुइना भी पहुंच जाती है और वो नायोमी की मदद करने के लिए तैयार थी। कुइना और नायोमी लैब के बाहर आती हैं, लेकिन तभी उनके सामने अगूनी का एक बहुत ही खतरनाक तलवारबाज आ जाता है। इसका नाम था निरागी। तलवार चलाने में इसने महारत हासिल कर रखी थी। बहुत सारी लाशों की जलने की वजह से आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी और आग अब होटल के अंदर भी लगने लगी थी। वहीं एक कमरे के अंदर आरिसु बंद था। उसके मुंह और आंखों पर टेप बंधा हुआ था। उसको गर्मी फील होने लगती है क्योंकि उसके कमरे में भी अब आग लगने लगी थी। अगूनी का एक और खास आदमी जो कि छत पर बैठकर स्नाइपिंग कर रहा था, हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। हमें पता चलता है पहले वो एक नॉर्मल सा लड़का हुआ करता था। वो काफी ज्यादा मासूम था, लेकिन उसको कुछ लड़के डेली परेशान किया करते थे, बिना बात के उसको मार दिया करते थे। पुराने दिनों ने उसे इतना कठोर बना दिया है कि आज उसे कितने भी सारे मर्डर करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तभी वहां छत पर शिंतारो पहुंच जाता है। वो उससे बोलता है तुझे मासूमों को मारकर क्या मिलेगा, अगर दम है तो मेरे से लड़। ये पहली बार हो रहा है शिंतारो जब लोगों के लिए सेल्फलेस हो रहा है, यानी कि उसे लोगों की चिंता हो रही है। वहीं दूसरी साइड कुइना और निरागी के बीच लड़ाई चल रही थी। स्टोरी पास्ट में जाती है और अब हमें कुइना का भी पास्ट दिखाया जाता है। असल में पहले कुइना एक लड़का हुआ करती थी। उसके फादर एक कराटे चैंपियन थे, इसीलिए वो भी चाहते थे कि उनका लड़का एक कराटे चैंपियन बने, यानी कि कुइना। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कराटे कभी नहीं आए। कुइना को पहले से ही लड़कियों की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसे कराटों से ज्यादा लिपस्टिक में इंटरेस्ट था। वो अकेले में बैठकर हमेशा मेकअप किया करती थी। एक दिन ऐसे ही कुइना अपने रूम के अंदर बैठकर लड़कियों की तरह मेकअप कर रही थी, लेकिन तभी उसके फादर वहां पहुंच जाते हैं। जब उन्हें यह पता चलता है कि उनका लड़का लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है तो वो उसे बहुत मारते हैं। वो उसे इन बातों पर घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद कुइना अपने घर से चली जाती है। अब स्टोरी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहां कुइना निरागी से लड़ रही थी।
अब हमें निरागी की पुरानी कहानी बताई जाती है, जहां हम देखते हैं कि निरागी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके ऊपर हमेशा जॉब की टेंशन रहा करती थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसकी वाइफ भी उसे छोड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर वो अपने घर से बाहर निकला और वो देखता है कि पूरा शहर खाली हो चुका है, वहाँ एक भी इंसान नहीं है। अब वो पहले से ही बहुत परेशान था और अब तो वो गेम की एक दुनिया में भी आ चुका था, जिसने उसके माइंड पर काफी असर किया और वो एक पागल बन गया। अब निरागी और क्वीना अपने पुराने दिनों को याद कर कर लड़ रहे होते हैं, जहां क्वीना को थोड़े बहुत कराटे की ट्रिक्स आती थी क्योंकि उसने थोड़ा बहुत तो सीखा ही था, लेकिन निरागी के हाथ में एक तलवार थी, इसीलिए उससे लड़ना उसके लिए काफी मुश्किल था। दूसरी साइड आरिसू उस कमरे के अंदर अभी भी बंद पड़ा हुआ था। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। वो अपने आप को कोसता है कि वो पुराने दिनों में कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन इस घटिया गेम की दुनिया ने उसके दोस्तों को उससे छीन लिया। वो किसी तरीके से अपने मुंह का टेप हटा लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी कमरे के बाहर से ओसागी और उसके दोनों सपोर्टर गुजर रहे थे। उन्हें आरिसू की आवाज आ जाती है। ओसागी आरिसू के लिए काफी परेशान थी, वो उसे रोकर गले लगा लेती है। दूसरी साइड क्वीना और निरागी के बीच अभी भी लड़ाई चल रही थी। क्वीना के ऊपर निरागी भारी पड़ रहा था। तभी क्वीना को अपने पुराने दिन याद आते हैं। उसकी मॉम एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थी और ये कहानी उस टाइम की है जब वो घर छोड़कर जा चुकी थी और कई सालों के बाद वो अपनी मॉम के पास एक लड़की बनकर वापस लौटी थी। उसका लड़की वाला रूप देखकर उसकी मॉम उससे काफी खुश हुई थी। उन्होंने क्वीना से बोला था, इस दुनिया में लड़की बनकर जीना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। अब इन्हीं बातों को याद कर कर क्वीना के अंदर पावर्स आ जाती हैं। वो निरागी को मारने लगती है। अब तभी हमें अगूनी को दिखाया जाता है। हमें अगूनी की भी पुरानी स्टोरी के बारे में पता चलता है। जब ये दुनिया नॉर्मल थी, अगूनी और टोपी वाला बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। टोपी वाला टोपियां बेचा करता था और अगूनी एक आर्मी सोल्जर था। दूसरी साइड नायोमी ने उस चाकू के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और अब उसे बहुत ही जरूरी बात पता चल चुकी थी, यानी कि उसे शायद कातिल के बारे में पता चल गया था। वो भागकर बाहर आती है ताकि सभी लोगों को वो इस बारे में बता सके, लेकिन तभी अगूनी के दो आदमी आकर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अब कहानी दोबारा से पास्ट में शिफ्ट होती है और यहाँ हम देखते हैं लीसा और मोमोगा नाम की दो लड़कियों को। मोमोगा वही लड़की है जिसका अभी कत्ल हो चुका है। इसी के कत्ल की सभी को जानकारी ढूंढनी है कि इसको मारा किसने है। ये दोनों ही लड़कियां फ्रेंड थीं। ये स्कूल में साथ में पढ़ा करती थीं, लेकिन एक दिन जब ये स्कूल से बाहर आईं तो इन्होंने देखा पूरी दुनिया खाली हो चुकी है। वहां उन्हें एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके पास एक फोन था जो कि अभी भी चालू था। वो उस फोन से रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर देती है। वो रिकॉर्डिंग में बताती हैं, इस दुनिया में आए हुए हमें 5 दिन हो चुके हैं। अभी हमें एक आदमी मिला था जिसने हमें अपने साथ काम करने के लिए रख लिया है। वो खुद को डीलर बुलाते हैं, लेकिन अगर मैंने इनके बारे में कुछ भी डिटेल बताई तो हमें मार दिया जाएगा। साथ ही में वो रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ा खुलासा करती हैं। वो बताती हैं डीलर्स का काम होता है गेम्स को बनाना, यानी कि ऐसे ट्रैप्स बनाना जिनके अंदर लोग गेम खेलते हैं। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ अगूनी हॉल के अंदर खड़ा हुआ था। तभी हॉल के अंदर आरिसू और उसकी टीम वहां पहुंचती है। वो सबको बताता है, अगर मैं इस लड़की का कातिल होता तो सबसे पहले मैं उन सभी को मार डालता जो भी मेरे ऊपर शक करते। वो सीधा सीधा शक लगा रहा था अगूनी और उसके आदमियों पर। अब अगूनी के कुछ लोग भी अगूनी के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि अगूनी को मारने के बाद वो सभी बच जाएंगे। लेकिन तभी अगूनी बोलता है, मुझे मारकर जला डालो। आरिसू बोलता है कि ये कातिल नहीं है, क्योंकि मैं इसकी आंखों में दर्द देख सकता हूँ, इसने जरूर किसी अपने को खोया है। और तभी हमें अगूनी का एक और पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ अगूनी और टोपी वाला ने ही इस रिजॉर्ट को ढूंढा था। टोपी वाला अगूनी से बताता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग आ चुके हैं सभी ने अपनी उम्मीदों को खो दिया है, इसलिए हम उन लोगों की उम्मीदों को जगाएंगे और इस रिजॉर्ट में सभी को पनाह देंगे। और इसी के लिए टोपी वाला ने कार्ड्स का झूठ बोला, ताकि लोगों को उम्मीद मिल सके कि वो सभी कार्ड्स को पूरा कर लेंगे तो उन्हें अपनी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस दुनिया में आकर फंस चुके हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब लोगों के मन में ये आस जग गई कि सारे कार्ड्स को इकट्ठा करने के बाद वो अपनी दुनिया में जा सकते हैं, तो उन्होंने टोपी वाला के खिलाफ बगावत करनी चालू कर दी। उन्होंने उसके कार्ड्स को हथियाना चाहा, जिसके चलते टोपी वाला उन सभी को मार देता था जो भी उसके कार्ड्स को चुराने की कोशिश करता था। लेकिन अगूनी इस बात से परेशान हो चुका था, क्योंकि उन्होंने इस रिजॉर्ट को इसीलिए शुरू किया था ताकि लोगों के बीच में आस जग सके, ना कि वो उल्टा लोगों को मानना शुरू कर दें। इसीलिए अगूनी टोपी वाला को समझाता है कि उन्हें लोगों को सच बता देना चाहिए कि पत्ते जमा करने से कुछ नहीं होगा। वो इस दुनिया के अंदर फंस चुके हैं, जिसके चलते वो सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे और वो उनकी झूठी आस पर नहीं बैठे रहेंगे। ये वही रात थी जिस रात टोपी वाला गेम खेलने के लिए आया हुआ था, लेकिन अगूनी भी उसी से बात करने के लिए आया था। अगूनी उससे यही बोल रहा होता है कि लोगों को सच बताने में ही भलाई है।
लेकिन तभी टोपी वाला अपनी बंदूक निकालकर अगूनी के ऊपर तान देता है। अगूनी को लगता है कि टोपी वाला उसे मारने वाला है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालकर टोपी वाला को शूट कर देता है। लेकिन जब वो टोपी वाला की बंदूक चेक करता है तो उसके अंदर एक भी गोली नहीं थी, यानी कि टोपी वाला सिर्फ अगूनी को डरा रहा था। अब अगूनी ने अपने दोस्त को अपने ही हाथों से मार डाला था और इसका भी गम ऐसा ही था जैसे आरिसू ने अपने दोस्तों को खो दिया था, जिसके चलते अब अगूनी के मन में भी जीने की चाह नहीं रही थी। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है और यहाँ नायोमी को सब समझ में आ जाता है। वो बोलती है इस चाकू के ऊपर उल्टे हाथों के निशान हैं, यानी कि मोमोगा का किसी ने खून नहीं किया है, बल्कि उसने अपने ही हाथों से चाकू को पकड़कर अपनी जान ली है। इसका मतलब साफ था कि मोमोगा खुद ही वो कातिल थी, यानी कि उन्हें मोमोगा की डेड बॉडी को उठाकर ही आग में डालना था। पूरे रिजॉर्ट के अंदर कुछ लोग थे जो अगूनी के खिलाफ थे, लेकिन कुछ लोग थे जो अगूनी के साथ खड़े हो गए थे, जैसे कि आरिसू की टीम भी अब अगूनी को सही मान रही थी। रिजॉर्ट में अब चारों साइड अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन तभी वहां पर मोमोगा की दोस्त लीसा पहुंच जाती है। वो सभी को शांत कराती है और चिल्लाकर बोलती है मैं ही डीलर हूँ, जिसके बाद आसमान से एक लेजर आती है और वो लीसा को मार डालती है। अब इससे पहले कि सभी कुछ समझ पाते तभी वहां पर अगूनी का वो आदमी आ जाता है जिससे संतारो लड़ रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि मोमोगा ही कातिल थी और उसे ही आग में जलाना है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि कातिल रिजॉर्ट के अंदर ही जिंदा है। जिसके बाद वो पागलों की तरह सभी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। रिजॉर्ट के अंदर लाशें बिछ जाती हैं। अगूनी अपनी जान की बिना चिंता किए उसकी तरफ भागने लगता है। अगूनी के काफी सारी गोलियां भी लग जाती हैं, लेकिन वो उसे लेकर आग में कूद जाता है। वहीं बचे हुए लोग मोमोगा की बॉडी को उठाकर आग में जला देते हैं, जिससे ये गेम यहीं खत्म हो जाता है और बचे हुए लोग इस गेम को जीत जाते हैं। लेकिन अब तक सारा रिजॉर्ट जल चुका था, उनके रहने की जगह तबाह हो चुकी थी। तभी हमें शंतारो और कुइना को दिखाया जाता है। शंतारो के पास ही सारे ताश के पत्ते थे और उसे दिल का दहला भी मिल जाता है, यानी कि अब उसे नंबर वाले सारे ताश के पत्ते मिल चुके थे। अगले दिन हमें आरिसू और ओसागी को दिखाया जाता है। आरिसू को वो मोबाइल मिल जाता है जो कि मोमोगा के पास था, जिससे उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग की थी। वो रिकॉर्डिंग के अंदर देखते हैं मोमोगा और लीजा एक रेलवे स्टेशन के नीचे जा रही हैं। वहां पर वो दोनों बहनें एक दरवाजे के बाहर पहुंचती हैं। उस दरवाजे को कोड डालने के बाद वो नीचे पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो अंडरग्राउंड पहुंचती हैं, वहां बहुत ही बड़ा एक सेटअप लगा हुआ था। वहां चारों तरफ स्क्रीनें लगी हुई थी और काफी सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये सभी लोग भी बॉस नहीं थे, ये भी किसी के नीचे काम कर रहे थे। इन्हें भी एक काम दिया गया था। इन स्क्रीनों पर बैठे हुए लोगों का काम था किसी गेम को डिजाइन करना। यही डिसाइड करते थे कि किसको गेम खेलना है और किसको शिकारी बनना है। साथ ही में ये सभी लोग उन लोगों के ऊपर सट्टे भी लगा रहे थे। सट्टे में वो इंसानों की जान की बाजी लगाते थे, जो भी जिंदा बचेगा उसके ऊपर वो सट्टा लगाते थे। अब आरिसू और ओसागी भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी उसी रेलवे स्टेशन के नीचे जाएंगे। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। वो वहां पहुंचते हैं जिस कमरे के बाहर लॉक लगा हुआ था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो लॉक ऑलरेडी खुला हुआ होता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां सारी स्क्रीन बंद पड़ी हुई थी। साथ ही में वहां जितने भी लोग काम कर रहे थे सभी को मार दिया गया है। दरअसल में ये सभी लोग भी एक गेम के अंदर ही फंसे हुए थे। इनका भी टास्क ये था कि कोई भी इनकी लोकेशन को ढूंढ ना पाए और सभी पत्तों को इकट्ठा ना कर पाए, लेकिन ये सभी हार चुके थे। इसीलिए इन सभी को भी आसमान से लेजर से मार दिया जाता है। तभी वहां हमें दिखाया जाता है शिंतारो और कुइना को भी, यानी कि वो दोनों भी वहां पहुंच चुके थे। लेकिन उन दोनों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? शिंतारो उसी नक्शे को निकाल कर दिखाता है जो नक्शा उसे पहले पार्ट में मिला था। उस नक्शे को समझने में उसे काफी टाइम लग गया, लेकिन वो आखिर में समझ गया कि ये नक्शा किस चीज का है। जब वो चारों उस जगह पर होते हैं तभी वहां की सारी स्क्रीन जलने लगती हैं। वहां पर एक लड़की आती है। ये लड़की इन्हें बताती है कि तुमने सारे कार्ड्स इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी फेस कार्ड आने बाकी हैं, यानी कि राजा, रानी और जोकर के कार्ड। ये नंबर वाले सारे गेम तो खेल चुके हैं, लेकिन अब इन्हें खेलने होंगे फेसेस वाले गेम, यानी कि ये गेम उन गेम से डबल हार्ड होंगे जो अभी तक चल रहे थे। तभी टोक्यो के ऊपर बैलून वाले प्लेन पहुंच जाते हैं। इन प्लेन के नीचे लटके हुए थे बड़े बड़े कार्ड्स, जो कि थे राजा, रानी और जोकर के कार्ड। इन कार्ड्स के लिए ही अब इन्हें गेम खेलने हैं। अब क्या ये सारे गेम खेलने के बाद भी आरिसू की टीम बच पाएगी? इस दुनिया का असली राज क्या है, ये हमें आगे के पार्ट में बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही मैं पार्ट डालूंगा आपको तुरंत पता चल जाएगा।